हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरभि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ हेमा आती है और सुरभि से बोलती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? माँ आपको क्या भूलने की आदत हो गई है? मैं रोज ऑफिस जाती हूँ तो आज भी जाऊंगी ना। लेकिन मैंने तुझे मना किया था ना कि आज अपने ऑफिस मत जाइयो। तुझे आज लड़के देखने आ रहे हैं। अब तक ये तेरे तोते जैसी नाक की वजह से न जाने कितने रिश्ते जा चुके हैं। माँ आप मेरी शादी के लिए क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। तेरे जैसे मैं भी सोचने लगी ना तो हो गई तेरी शादी। अब थोड़ा तो सोच कि तेरी उम्र शादी लायक हो गई है। अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? यहाँ मैं इतनी मुश्किल से तेरा रिश्ता देख रही हूँ। अब तक आपने जितने भी रिश्ते देखे सब मना ही तो हो गए ना, तो अब आप क्यों इतना हाथ पैर मार रही हो? और वैसे भी मुझे ऑफिस की छुट्टी नहीं करनी है। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई है तू। एक तो पहले ही तेरी तोते जैसी नाक है, ऊपर से कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं अकेले ये सब कब तक करूँगी? जरा मेरी भी तो सोच। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन माँ आपको बार बार ऐसे निराश नहीं देख सकती मैं। जब किसी का रिश्ता आता है तो आप इतना खुश हो जाती हैं और फिर बाद में उदास। मुझे ये नहीं पसंद। मुझे बस तेरे लिए टेंशन है और कुछ नहीं। तू खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए? तो माँ आपकी टेंशन खत्म ही हो गई, क्योंकि मैं छोटी तो हूँ नहीं जो अपने लिए लड़का ना देख सकूं। तूने जब लड़का देख रखा है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तेरे लिए लड़कों के रिश्ते देख रही थी। माँ मैंने अब तक आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि आगे करना क्या है। लेकिन अब वो और मैं, हम दोनों ही यही चाहते हैं कि शादी हो जाए। ठीक है, फिर आज शाम लड़के वालों को बुला ले घर पे। लेकिन मैं एक बात पहले ही बता देती हूँ, लड़का तुझे पसंद करता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लड़के की माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। माँ आपका क्या मतलब है? हम क्या छुपा रहे हैं? देख, अब तक तेरी तोते वाली नाक की वजह से ही सारे रिश्ते हाथ से गए हैं, तो हम शुरू में ही साफ साफ बोल देंगे ना, ताकि उन्हें आगे कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ। इतना बोलकर सुरभि शाम को अपने बॉयफ्रेंड पुनीत और उसकी माँ पुष्पा को अपने घर आने के लिए कह देती है। शाम को तीनों एक साथ घर आते हैं। हेमा सभी की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। सब चाय नाश्ता करते हैं। काफी देर तक सभी आपस में बात करते हैं। कुछ देर बाद हेमा पुनीत की माँ पुष्पा से बोलती है, बहन जी, मुझे आपका लड़का बहुत ही पसंद है। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि लग ही नहीं रहा ये मुझसे आज पहली बार मिल रहा है। बहन जी, आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं है। वो भी बहुत संस्कारी और समझदार है। लेकिन बहन जी, सुरभि की तोता नाक, मेरा मतलब है कि उसकी नाक थोड़ी तोते जैसी लगती है ना, तो अब तक बहुत रिश्ते आकर जा चुके हैं। तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना इस बात से? बहन जी, सच कहूँ तो मैं शादी के लिए हाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुरभि की तोता नाक है। और शायद आपको पता नहीं है, लेकिन तोता नाक वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। हाँ आंटी जी, आप मानोगी नहीं, लेकिन जब से सुरभि मेरी जिंदगी में आई है ना, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। ये तो आप लोगों का दिल है जो इतना साफ है। मेरी बेटी की कमी को भी आप गुण गिन रहे हो, वरना आज तक कितने लोगों ने सुरभि की नाक का मजाक बनाया है। देखकर बुरा तो लगता था, लेकिन क्या करती मैं। आंटी जी, मुझे तो सुरभि की नाक ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तभी तो मैं उसके रिश्ते के लिए आया हूँ। वरना आप ही बताओ, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम यहाँ थोड़ी आते, है ना? और बहू की तोता नाक तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं तो ये बोलती हूँ कि चट मंगनी पट ब्याह कर दो। जितनी जल्दी मेरी तोता नाक वाली बहू मिल जाएगी उतनी ही ज्यादा खुशी होगी हमें। अब इसमें पूछने और बताने वाली क्या बात है? अब जब आपको लड़की पसंद है, मुझे लड़का पसंद है और बच्चे तो आपस में प्यार करते ही हैं, तो हमें इनकी शादी करवा ही देनी चाहिए। देरी किस बात की करनी है? सुरभि और पुनीत दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पुष्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है कि इतने में पुष्पा की पड़ोसन उर्मिला उसकी बहू की तोता नाक देखकर बोलती है, अरे पुष्पा, तुझे अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली क्या? ये तोते जैसी नाक वाली क्यों ले आई? इससे अच्छा तो आस पड़ोस की कोई लड़की देख लेती, तो वही ज्यादा अच्छा रहता। मैंने यहाँ तुझे अपनी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी बहू पे ताना कसने के लिए। इसमें ताने वाली क्या बात है? जब अपनी बहू को देखने गई थी तो क्या चश्मा नहीं लगाया था?
जो ठीक से देख नहीं पाई तू अपनी तोते नाक वाली बहू को। अच्छा, मेरी बहू की तोता नाक है तो तेरी बहू का क्या? उसका रंग देखा है तूने? तेरी बहू और कोयले को साथ में रख दो तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा तेरी बहू को, और तू मेरी बहू में कमी निकाल रही है। मेरी बहू जैसी भी है, कम से कम उसके नैन नक्श तो अच्छे हैं ना। तेरी बहू की तरह आड़ी तिरछी नाक तो नहीं है ना। मैं तो तुझे ही समझा रही थी और तू है कि मेरी ही बहू की कमियां निकाल रही है। देख, मेरी बहू का गृह प्रवेश हो रहा है तो मैं ये नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह की आलतू फालतू बकवास को सुने, इसलिए यहाँ रहना है तो चुप रहे, वरना तू जा सकती है। मुझे क्या, तू ही कर अपनी बहू का गृह प्रवेश, जा रही हूँ मैं। उर्मिला इतना बोलकर चली जाती है। उर्मिला के जाते ही पुष्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। घर में आने के बाद आसपास के और भी लोग जो होते हैं वो सुरभि की तोता नाक का मजाक बनाने लगते हैं और कुछ देर में सब चले जाते हैं। अपने ससुराल में पहले दिन ही सुरभि को इतने लोगों की बात को सुनना पड़ता है, जिससे सुरभि को बहुत बुरा लगता है। सुरभि वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद सुरभि वहाँ रो ही रही होती है। सुरभि को रोते हुए पुनीत देख लेता है। वो जाकर अपनी माँ को बोलता है। दोनों माँ बेटे सुरभि को चुप करवा रहे होते हैं, लेकिन सुरभि चुप ही नहीं हो रही थी। तब पुष्पा बोलती है, बहू तू चुप हो और ये बता कि आखिर तू इतना रो क्यों रही है? तुझे तेरी माँ की याद आ रही है क्या? हाँ सुरभि, बताओ ना क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? माँ जी, आज से पहले मुझे कितने लोगों ने बोला कि मेरी तोते जैसी नाक है, लेकिन कभी मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन आज इतना ज्यादा बुरा लगा है, क्या बताऊँ मैं। तू अब लोगों की बातें सुनकर इतना दुखी क्यों हो रही है? अरे लोग तो अच्छे खासे इंसान में भी कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। तू इतनी समझदार है लेकिन फिर भी इतना परेशान हो रही है। लेकिन माँ जी, मेरा आज गृह प्रवेश था। ससुराल में आज मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन मुझे इतने लोगों की बात सुनने को मिल गई। मेरी वजह से आप लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ा। तू जितना रो रही है ऐसा तो उर्मिला को रोना चाहिए, क्योंकि उसकी बहू कुछ खास नहीं है, और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों की बातों को क्यों दिल से लगाना। पुष्पा सुरभि को समझा ही रही होती है कि इतने में पुनीत के फोन पर कॉल आता है और पुनीत बात करने कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब पुनीत की बात हो जाती है तो वो अंदर मिठाई लाता है। अपनी माँ और सुरभि को मिठाई खिलाता है। मिठाई खाने के बाद सुरभि बोलती है, अरे मिठाई तो खिला रहे हो, लेकिन ये बता दो कि किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो। हमारी शादी हो गई इसी खुशी में, कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है आप? सुरभि, मैं तुम्हें बोलता था ना कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। ये तेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए लकी है। अब बता हुआ क्या है? माँ, मैं जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था ना, एग्जाम दे रहा था, वो लग गई है मेरी। और आप देख रही हो, जैसे ही सुरभि के कदम इस घर पर पड़े, लक शुरू हो गया। बहू देखा तूने, तेरे यहाँ आने से ही इतनी अच्छी खबर मिल गई और तू है कि मुंह लटका कर बैठी हुई है। सुरभि, तुम्हारी तोते वाली नाक है, ये बात तो हर जगह पता है। तुम कितनी खुशकिस्मत हो, अब तक तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है और तुम्हारे साथ के लोगों का भी अच्छा ही हुआ है। लेकिन मेरे तोते वाली नाक? सबके अंदर अलग अलग खामियां और अच्छाई होती है, इसलिए खामियों को लेकर नहीं बैठना होता है। पुनीत और पुष्पा दोनों ही सुरभि को समझाते हैं और उसे उनकी बात समझ भी आ जाती है। उसके बाद सुरभि अपनी तोते वाली नाक को लेकर कभी भी निराश नहीं होती है। कोयल की ननद प्रीति वैसे तो एक आलसी लड़की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जिद्दी थी, वो भी अपने बेड के लिए। प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बेड पर बैठे, खाए या फिर उसे गंदा करे। वो पूरा पूरा दिन अपने बेड पर पड़े पड़े ही निकाल दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह जब प्रीति की माँ सुमन उसको एक जरूरी काम से बुलाते हुए बोलती है, प्रीति, ओ प्रीति, नीचे आकर दर्शन दे दे, काम है तुझसे। माँ वहीं से बोल दो ना, या फिर मुझे कॉल कर दो। मैं अभी अपने बेड पर बैठकर कॉलेज का असाइनमेंट बना रही हूँ। ये लड़की ना बेड से ऐसे चिपक जाती है जैसे मकड़ी से जाला। आज इसका बेड ही गीला कर दूंगी। सुमन पानी की बाल्टी भरकर ऊपर लेकर जा ही रही होती है कि तभी कोयल ये देखकर जल्दी से अपनी ननद प्रीति को कॉल करके सब बताती है, जिसके बाद प्रीति अपने बेड से उठकर बाहर भागती है और अपनी माँ को रोकते हुए बोलती है, आ तो गई माँ, इस पानी की बाल्टी की क्या जरूरत थी? जरूरत है, आज तेरा बेड गीला करती हूँ।
फिर देखती हूँ तू कहाँ सोती रहती है, पूरा दिन पड़ी रहती है, कोई काम तो है नहीं तुझे। अरे नहीं ना माँ, ये बाल्टी मुझे दो, मुझे दो। प्रीति अपनी माँ से बाल्टी छीनने लगती है और खींचातानी में सारा पानी सुमन के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर प्रीति जल्दी से अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद करके अंदर से बोलती है, माफ करना माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। माफ? तू बाहर आ एक बार आज, तुझे माफ नहीं साफ करूंगी इस घर से, नालायक औलाद। ये देखकर कोयल जल्दी से ऊपर आती है और अपनी सास को समझाकर उनको उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ से कुछ देर में सुमन कपड़े बदलकर बाहर सोफे पर बैठकर गरम गरम चाय पीने लगती है। तभी वो कोयल को एक कप चाय ऊपर लेकर जाता देखकर बोलती है, बहू ये चाय कहाँ ले जा रही है? माँ जी, दीदी को देने। वो तो अपने बेड को छोड़कर आएंगी नहीं, तो मैं ही दे आती हूँ। नहीं आती तो ना सही, अब बहुत हो गया। अगर वो बेड नहीं छोड़ सकती तो उसको खाना पीना छोड़ना होगा। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही कर, वरना उसके बिगड़ने का सारा इल्जाम मैं तेरे ऊपर डालूंगी। अपनी सास की बात मानते हुए कोयल भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर प्रीति के कमरे में नहीं जाती। शाम तक एक पानी का ग्लास भी ना आने पर प्रीति चिल्लाकर बोलती है, भाभी, ओ भाभी, आज भूल गई क्या कि मैं इस घर में हूँ? ना चाय दी ना लंच, सुन रही हो? प्रीति की बात सुनकर सुमन ऊपर उसके कमरे में आती है और उसको बेड पर पसर कर ऑर्डर देता देखकर बोलती है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अगर खाने को चाहिए तो नीचे आकर टेबल पर बैठकर खा। तेरे नौकर नहीं है यहाँ जो तुझे बेड पर हर चीज ला कर दे। माँ, आप तो जानती हो कि मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ, मेरा इससे उठने का मन ही नहीं करता। आप प्लीज माँ, भाभी को बोलो ना, वो यहीं दे जाएंगी। एक कान पर लगेगा तब अक्कल आएगी, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर अब प्रीति बोलती है, लगता है माँ तो इस बार सीरियस हो गई। एक काम करती हूँ, मैं बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ और पिज्जा वाले को बोलूँगी कि घर में आकर मेरे कमरे में ही डिलीवर करके जाए। प्रीति पिज्जा कट वाले को कॉल करके बोलती है, हेलो पिज्जा कट, मुझे एक लार्ज साइज का वेज पिज्जा चाहिए। ओके मैम, प्लीज एड्रेस बताइए कहाँ डिलीवर करना है। लिखिए, चौराहा रोड, गुमनाम गली, चोर मोहल्ला, मकान नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड रूम। वो सब तो ठीक है मैडम, पर ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड बेडरूम क्या है? आप एक ही कमरे में रहती हैं, घर आपका नहीं है? जी घर तो मेरा ही है, पर एक्चुअली मुझे पिज्जा की डिलीवरी अपने कमरे में ही चाहिए। आप चाहे तो पैसे ज्यादा ले लेना। सॉरी मैडम, हम होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं, बेडरूम डिलीवरी की नहीं। थैंक यू। पिज्जा वाला इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और ये सोचकर प्रीति बेचारी उदास हो जाती है कि अब उसको खाने के लिए अपना बेड छोड़कर नीचे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो खाना खाने नीचे जाती है और इतने में सुमन अपनी बहू प्रीति से बोलती है, बहू जब तक ये नीचे है ना, तो एक काम कर, इसका कमरा साफ करा और बेड भी साफ कर दियो, इसको तो बस पड़े रहने से मतलब है। ठीक है माँ जी। कोयल प्रीति के कमरे को साफ करके जैसे ही उसके बेड को साफ करने लगती है, तभी टेबल पर रखी इंक की बोतल गलती से बेड के ऊपर गिर जाती है और बेड पर इंक का बड़ा सा निशान बच जाता है। ये देखकर कोयल घबराते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? अगर दीदी ने देख लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। कोयल साफ सफाई कर पाती इससे पहले ही कमरे में प्रीति वापस आती है और अपने बेड पर इंक का निशान देखकर गुस्से में बोलती है, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरा बेड गंदा करने की? आपको पता है ना मैं अपने बेड से कितना प्यार करती हूँ। हद तो देखो आपकी बेशर्मी की। अरे मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई और अब मेरा बेड भी गंदा कर दिया। निकलो यहाँ से। प्रीति की ऐसी बातें कोयल के दिल पर लगती है और वो बिना कुछ बोले रोते हुए उसके कमरे से चली जाती है। सुमन के लाख पूछने पर भी वो प्रीति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन कोयल के कमरे का बेड टूटने की वजह से सुमन उसको प्रीति के कमरे में सोने की कहती है, जिस पर प्रीति बोलती है, नो वे, मैं अपने बेड पर नहीं सुलाऊंगी, आप अपने कमरे में सुला लो माँ। तेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद सुला लेती,
लेकिन मेरा सिंगल बेड है, एक ही इंसान सो सकता है उस पर तेरा तो डबल है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। बिल्कुल नहीं माँ, सॉरी, मैं नहीं सुलाऊंगी। मुझे मेरे बेड से बहुत प्यार है और कोई और उस पर सोए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। शर्म तो आती नहीं है? जिस भाभी ने तेरी इतनी केयर करी, तुझे हर सामान बेड पर ला कर दिया, आज उसको एक दिन के लिए तो अपने बेड पर नहीं सुला सकती? कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो और दीदी को मत डांटो, मैं तो जमीन पर भी सो जाऊंगी। चुप रह बहू, मेरे होते तू जमीन पर नहीं सोएगी, हम दोनों थोड़ा एडजस्ट करके सो जाएंगे। लेकिन आज के बाद तू इस लड़की का कोई काम नहीं करेगी, बहुत मतलबी औलाद को जन्म दिया है मैंने। प्रीति को अपनी माँ के तानों की भी कोई फिक्र नहीं थी। जिस भाभी ने उसका इतना ख्याल रखा हो, उसको अपने बेड के आगे इस ननद भाभी के रिश्ते का भी मान नहीं रहा। शाम होने पर कोयल प्रीति को कमरे में खाना देने जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सुमन दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और अपनी बहू का सर गोद में रखकर चिल्लाते हुए बोलती है, प्रीति नीचे आ जल्दी, तेरी भाभी गिर गई सीढ़ियों से। मैं नहीं आ रही, आई नो आप ये सब मुझे मेरे बेड से हटाने के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं अपना बेड नहीं छोड़ूंगी। तू पागल हो गई है क्या? नीचे आ और मेरी मदद कर। अगर मेरी बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। कर लो ड्रामे, मैं नहीं आने वाली। माँ जी, सागर जी। बहू, आज सागर यहाँ होता तो अभी हम हॉस्पिटल होते। वो काम के सिलसिले में बाहर है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुमन बाहर पड़ोस में से अपने पड़ोसियों को बुला कर लाती है, जिनकी मदद से वो कोयल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर कोयल को खतरे से बाहर बताते हैं। तभी वहां भागी भागी प्रीति आती है और बोलती है, माँ, भाभी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मुझे लगा था कि आप ड्रामा कर रही हैं, लेकिन नीचे खून देखकर मैं तो डर गई। प्रीति को अपने सामने देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, अब क्यों आई है यहाँ बेशरम? जाना अपने बेड पर मर, तेरी अर्थी भी उसी बेड से निकालूंगी, जा यहाँ से। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे सच में लगा था कि आप मजाक कर रही हैं मुझे बेड से उठाने के लिए। हाँ, तेरे उस बेड से हमें इतना प्यार नहीं है जो वहाँ सोने के लिए बहाने बनाए। तेरे जैसी लड़की जिसके लिए अपनी भाभी से जरूरी वो बेड है, वो रिश्तों को क्या समझेगी? शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। आज सागर होता तो तुझे तेरे बेड समेत घर से निकालता। माँ, मुझे माफ कर दो, एक बेजान चीज के लिए मैं अपने सगे रिश्तेदारों को ही अनदेखा कर बैठी। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति को अपनी भाभी की ये हालत देखकर और अपनी माँ के बोल सुनकर ये एहसास होता है कि कोई भी बेजान चीज अपने रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं होती। अपनों से प्यार होना जरूरी है। बेड जैसी चीजें तो दोबारा आ सकती है, लेकिन अपने नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।